Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Welcome to lecture series for FBR Inspector Inland Revenue. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके FPSC का जो अपडेटेड लेटेस्ट सिलेबस अनाउंस हुआ है 2021 का, उसके मुताबिक हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अपना पूरे का पूरा सिलेबस कवर करना है। और इसी तरह से आज तक हमने राउंड अबाउट 40% सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है जी। तो हम मेरे जो लेक्चर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, टू दी पॉइंट हैं। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कंसंट्रेशन के साथ सुना करें और जो डेली की डेली बेसिस पर मैं आप लोगों से पढ़ाता हूँ इसको रिवाइज किया करें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ लिया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा है चैप्टर नंबर 5 फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड 2021। ये सेम लेक्चर जो है हमारी बुक में भी अवेलेबल है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात। आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं और वहां से तैयारी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड 2021, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 0313 795 0086। इस पर व्हाट्सएप बना हुआ है। आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना हो, कोई किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए, या फिर अगर आप हमारी इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर हमारी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो इन एनी केस आप मेरे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 चैप्टर नंबर 5 डील्स विद पावर्स, एडजुडिकेशंस एंड अपील्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज है चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है पावर्स, एडजुडिकेशंस एंड अपील्स। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि चैप्टर का जो नेम है, जो चैप्टर का टाइटल होता है, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपको चैप्टर के टाइटल का मीनिंग क्लियर होगा तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो पावर्स का मतलब है किसी भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू से लेकर हायर अथॉरिटी तक जितने भी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स। ठीक है। जितने भी ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, ऑडिट ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर, एवरी ऑफिसर, उनकी पावर्स क्या हैं, वो क्या क्या अथॉरिटीज हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एडजुडिकेशंस का मतलब होता है एक किस्म की अथॉरिटी जिसमें वो अपने फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, साइल के इश्यूज को सुन सकते हैं कस्टमर को, और उनको सुनने के बाद एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ठीक है जी। एडजुडिकेशन मीन अथॉरिटी। एंड अपील्स, अपील्स का मतलब है जब किसी जूनियर रैंक ऑफिसर ने आपका इशू सॉल्व कर दिया है और अगर आप अग्रीव्ड पर्सन हैं, आप कहते हैं कि मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं, फैसला मेरे अगेंस्ट किया गया, मैं तो अपील में जाना चाहता हूं हायर अथॉरिटीज के पास। ठीक है। तो अपील्स का प्रोसीजर भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का टाइटल है, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा, पावर्स, एडजुडिकेशंस एंड अपील्स। तो अब इस चैप्टर के जितने भी सेक्शन हैं, हर सेक्शन, ईच सेक्शन में आप लोगों को डिटेल्स के साथ बताता हूं। उस सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंस डिटेल होती है वो आप लोगों से डिस्कस कर देता हूं। और साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुने, हमारी बुक जो है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, चूंकि मैं ये वाली जो जितनी तरतीब है ये अपनी बुक के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। जिस तरह से आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं तो ये लिखा हुआ है बुक पेज नंबर 64 टू 72। ठीक है जी। तो 64 नंबर पेज आप ओपन कर लें अपने सामने, वहां पर आप देखें सेक्शन नंबर 29 लिखा होगा। 64 नंबर पेज, 64 नंबर पेज पर देखें लिखा होगा सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन की हेडिंग होगी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स। मैंने यहां पर इतना काम करना है कि मैंने आपको सेक्शन का मीनिंग बताना है,
सेक्शन के अंदर जो डिटेल लिखी हुई है वो बतानी है। आप लोगों ने क्या काम करना है, जब मैं आपको ये पूरे का पूरा लेक्चर खत्म करवाऊंगा, आपने इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करना है, अपनी बुक के ऊपर से आपने चैप्टर को रिवाइज करना है, और सेक्शन के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको आपने हाईलाइटर के साथ, इस तरह का एक हाईलाइटर आपके पास होना चाहिए। जब भी आप लेक्चर मेरा सुने, मेरी बुक आप इस्तेमाल करें, तो इस तरह का एक हाईलाइटर आपके पास होना चाहिए। आप क्या करें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको बुक के ऊपर क्या करें, हाईलाइट करें। उसका फायदा आपको ये होगा कि चैप्टर के दौरान जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट तो आपको, मिसाल के तौर पर ये सेक्शन है, सेक्शन का मीनिंग तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद इस सेक्शन में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप उनको हाईलाइट कर लेते हैं लाइटर के साथ, तो सेक्शन के अंदर से जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे बात को? चूंकि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, और आप लोगों ने जो पेपर देना है वो एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं वहां पर, तो इसलिए मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों की बहुत अच्छी और सेटिस्फैक्टरी आप लोगों की तैयारी हो जाए, किसी किस्म की कमी पेशी बाकी ना रहे। अब जिस तरह से हम पूरे के पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाता जा रहा हूं, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सेक्शंस की डिटेल बताता जा रहा हूं, आप सेक्शंस के अंदर मटेरियल्स को हाईलाइट करते जाएं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस तरह से जब आपने पूरे के पूरे एक्साइज एक्ट को ए टू जी आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, पढ़ा होगा, उसको बुक के ऊपर से रिवाइज किया होगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने हाईलाइट किए होंगे, तो इसी सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर से ही एग्जामिनर एमसीक्यूज बनाता है। जब आपकी पूरे के पूरे एक्ट के ऊपर ग्रिप आ जाएगी तो फिर एग्जामिनर जहां से मर्जी एमसीक्यूज बनाए, आपको इश्यू नहीं होगा, आप सॉल्व कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस एक्ट में से 10 एमसीक्यूज आते हैं या 20 आते हैं, तो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस पर, इस जिस जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं इस पर अमल करें। अगर 20 एमसीक्यूज आते हैं फेडरल एक्साइज एक्ट में, तो इंशाल्लाह आप 20/20 लेंगे। ठीक है जी। तो जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं बस उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। जब भी लेक्चर सुने, बुक आपके सामने पढ़ी हो, पेज नंबर आपको पता हो, और सेक्शन आपने हाईलाइट करना है कि ये वाला सेक्शन मैंने सुन लिया है, चैप्टर नंबर 5 मुझे समझ में आ गया है। अब जो सेक्शन के अंदर डिटेल है उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है जी। तो सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स। जिस तरह से सेक्शन की जो हेडिंग है वो बता रही है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कौन से हो सकते हैं, जितने भी इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ऑडिट ऑफिसर, जितने भी हैं, इवन के आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, उसकी अपॉइंटमेंट भी, ठीक है, सेक्शन 29। तो इस सेक्शन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक लिस्ट बना के, आप बुक में देखेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी, उस लिस्ट में ऑफिसर्स के नाम लिखे होंगे, उनकी डेजिग्नेशन, और ये लिखा होगा सेक्शन 9 के 29 के तहत इनकी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट होती है। अब डेलीगेशन ऑफ पावर्स, पावर्स इनके पास क्या है, ये किसी भी किस्म का जो इनके पास टैक्स से रिलेटेड इनको जॉब इनको असाइन की गई है, इनको असाइनमेंट दी जाती है जॉब की, जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो वो उसके जो है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके किसी भी किस्म का जो उनको वर्क दिया जाता है उसको फुलफिल करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। सेक्शन 30, यूज ऑफ पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, यूज ऑफ पावर्स, पावर्स का इस्तेमाल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। अब सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन से होते हैं, एक आपका सबसे जो हायर पोस्ट है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वाली, इसकी इनलैंड रेवेन्यू में वो है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये मोस्ट हायर पोस्ट है, और इससे नीचे जितने हैं वो सारे जूनियर्स और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं। तो हर इंसान जो है, हर पर्सन, हर ऑफिसर अपनी पावर को, जितनी उसको लिमिटेड पावर दी गई है उसको इस्तेमाल करता है और टैक्स कलेक्शन करता है और टैक्स की पॉलिसीज को पाकिस्तान में एनफोर्स करता है। सेक्शन 31 ओमिटेड है, खत्म है, और सेक्शन 32 है ऑप्शन टू पे फाइन इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन ऑफ कन्वेंस। ठीक है जी। अब ऑप्शन टू पे फाइन मतलब जुर्माना पे करना पड़ेगा, इसका एक ऑप्शन है, किसके पास है, जो भी कोई टैक्स डिफॉल्टर है, वो बैंक है, वो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एनी फर्म, कोई भी फर्म है। ठीक है जी। ऑप्शन टू पे फाइन, कोई भी ऐसी कंपनी जो टैक्स डिफॉल्ट करेगी उसको फाइन पे करने पड़ेगा। इन ली ऑफ, ली मतलब किस मद में, किस वजह से, किस बाबत, इन ली ऑफ कन्फिस्केशन ऑफ कन्वेंस,
कॉन्फिस्केशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था चैप्टर नंबर 4 में। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त हो जाना। जब भी कोई पर्सन, जब कोई कंपनी, जब कोई बिजनेसमैन इनलीगली अपनी प्रोडक्ट्स को मूव कर रहा है, स्मगल कर रहा है, इधर उधर से मूव कर रहा है, स्पेशली वो वाली प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर इंस्पेक्टर रेवेन्यू की जो टीम है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, वो इस तरह की गाड़ी जिसमें प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी जिन पे टैक्स नहीं होगा, उस माल को बरामद कर लेते हैं, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो फिर आपको फाइन हो जाएगा कि वो वाली प्रोडक्ट्स आप मार्केट में मूव क्यों कर रहे हैं, क्यों सेल परचेस कर रहे हैं जिसपे आप लोगों ने टैक्स ही नहीं दिया हुआ। जब आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी थी, जो आपने पे नहीं की, इसलिए अब आपका माल जो है वो पकड़ा गया है, ठीक है। जब माल पकड़ा जाएगा फिर आपको फाइन हो जाएगा और फिर वो फाइन आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी, अपनी गाड़ी को दोबारा रिलीज करवाने के लिए। सेक्शन 33 अपील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी, पूरे के पूरे चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक 33 और एक है सेक्शन नंबर 38, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 38 अपील्स होगी। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जब, चूंकि मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे के पूरे सेक्शन की डिटेल, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इसको टू एंगल से, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके माइंड में दो बातें होनी चाहिए जब आप लेक्चर तैयार करें। एक आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, दूसरे आपके माइंड में ये भी बात होनी चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से किस किस तरह से, किस जगह से एमसीक्यूज बन सकता है। मिसाल के तौर पर अब जिस तरह से है सेक्शन 33 अपील्स टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, ये पूछा जा सकता है कि अपील किसके पास होती है, तो अपील होती है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास। और ये भी पूछा जाता है, एक एमसीक्यूज तो आपका ये बन गया, एक एमसीक्यूज आपका ये बन सकता है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास फेडरल एक्साइज एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत अपील होती है, ठीक है जी, तो वो आपको बताना पड़ेगा सेक्शन नंबर 33। तो सेक्शन भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि अपील किसके पास होगी, ठीक है। तो आप जब भी लेक्चर सुने तो इस माइंड से सुने कि इस लेक्चर में से किस किस तरह से एमसीक्यू सिलेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं। और ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूं जी, आप लोगों की दोनों की तैयारी हो रही है, रिटन की तैयारी भी हो रही है और आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही है। इंटरव्यू में जब आपसे वो पूछेंगे कि अपील्स कहां पर होती हैं, टैक्स मैटर्स की अपील, जो डिपार्टमेंटल अपील है वो कहां पर होती है, तो आप लोग कहेंगे जी कमिश्नर इन रेवेन्यू अपील के पास होती है। वो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में अंडर विच सेक्शन, कौन से सेक्शन के तहत, आप कहेंगे सर फेडरल एक्साइज एक्ट सेक्शन नंबर 33, ठीक है ठीक। तो ये आपकी इनलैंड रेवेन्यू की जो तैयारी है इंस्पेक्टर की, उसमें आपका ये सारी तैयारी आपके रिटन टेस्ट के लिए भी हो रही है और इंटरव्यू के लिए भी हो रही है। आगे जी सेक्शन नंबर 34 अपील्स टू दी एपेलेट, अच्छा सॉरी 30 नंबर 3 में आपको बताना था मैंने कि जब भी आपको कोई जूनियर ऑफिसर किसी भी पर्सन को, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी मैन्युफैक्चरर को किसी भी जगह से वो माल पकड़ता है, फैक्ट्री में छापा वगैरह मारते हैं, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि वो प्रोडक्ट्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जब कार्रवाई शुरू हो जाती है तो वो कहते हैं इतना टैक्स दें, आपका इतना बनता है, इतनी टैक्स की एडजस्टमेंट करवाएं। अगर आपके अगेंस्ट फैसला आता है फिर आप जाते हैं अपील में, ऊपर वाले ऑफिसर के पास। अपील में आपने किसके पास जाना है, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, आगे ब्रैकेट में लिखा होता है अपील्स। ये वाला एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में भी 3 से 4 दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है कि अपील किसके पास होती है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और आगे ब्रैकेट में लिखा होगा अपील्स, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास आपकी अपील्स होती हैं डिपार्टमेंटल, अंदर जो आप इनलैंड रेवेन्यू एफबीआर में अपील्स करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म भी है एपेलेट ट्रिब्यूनल, वहां पर भी अपील्स आप जा सकते हैं अपनी अपील लेकर। सेक्शन नंबर 34 डील करता है अपील्स टू दी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है 2 से 3 लोगों का एक बेंच। एपेलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसा बेंच जिस जगह पर आप अपनी अपील लेकर जा सकते हैं। एक तो आप अपनी अपील लेकर जा सकते हैं कमिश्नर के पास, इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास, दूसरी आप अपनी अपील लेकर जा सकते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। ये 2 से 3 लोगों का बेंच होगा जो इसकी जो
बेसिकली कंपोटेशन है ये, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि इनमें से कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, कोई एडवोकेट भी हो सकता है, टैक्स कंसल्टेंट भी हो सकता है। तो इसमें किसी भी पर्सन की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप बेंच में जाके बैठ जाएं और आप जो है इस अपील को कंसिडर करें, इस अपील को सुने और सुनकर इसका फैसला कर दें। तो ये दो प्लेटफॉर्म है इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जहां पर आप अपनी अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर आपकी अपील कहां पे होगी? सेक्शन नंबर 34A कहता है कि अगर आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का फैसले को नहीं मानते या फिर आप अपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, इन दोनों के फैसले के आप अगेंस्ट फर्दर आप ऊपर अपील में जाना चाहते हैं, फिर आप जाएंगे सेक्शन नंबर 34A रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। तो फिर जिस प्रोविंस में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जिस प्रोविंस में आपका इशू चल रहा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, मिसाल पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, पेशावर में, केपीके में, ठीक है। अगर पंजाब में चल रहा है तो आप लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, ऑफ कोर्स सिंध में चल रहा है सिंध हाई कोर्ट जाएंगे, बलोचिस्तान में चल रहा है बलोचिस्तान हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और एपेलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप अपील में जाना चाहते हैं, फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट आपकी जो अपील है वो सुनेगी, कंसिडर करेगी और उसके बाद फैसला कर देगी। इन तीनों सेक्शंस के अंदर आप बुक फॉर्म में देखेंगे जो आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी पेजेस हैं, इनमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिस तरह से कुछ दिन दिए गए हैं कि कितने दिनों में ऊपर अपील जानी है, मोस्टली 30 डेज का टाइम होता है। और ये वाले जो 3 सेक्शन है इसकी डिटेल आप अपनी बुक से, हार्ड कॉपी से लाजमी स्टडी करें। मैं लिख तो देता यहाँ पर, चूंकि आप देख लें कि एक तो टाइम कम है, अगर मैं इतना लंबा चौड़ा लेक्चर बनाऊं और इतना लिखना शुरू कर दूं, मुझे बहुत बड़ा एक व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा और तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना। अब आप लोगों को पता चल गया कि अपील्स, एपेलेट ट्रिब्यूनल, कमिश्नर और हाई कोर्ट में अपील्स किस तरह से होती है। अब इसका प्रोसीजर अंदर बताया गया, वो आप पढ़ लें, वहां से एमसीक्यूज आप हाईलाइट कर लें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 90 दिन में, 160 दिन में, वो ड्यूरेशन लिखी होगी, उसको आप लाजमी हाईलाइट करें और याद करें। अंडरस्टैंड? सेक्शन नंबर 35, पावर ऑफ बोर्ड और कमिश्नर टू पास सर्टन ऑर्डर्स। सर्टन ऑर्डर्स मतलब कुछ मखसूस ऑर्डर्स होते हैं जो कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या फिर बोर्ड की पावर्स हैं कि टैक्स से रिलेटेड, जितनी टैक्स की एडजस्टमेंट से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, ऑफिशियल रूल से रिलेटेड, गजट से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिसी से रिलेटेड जो ऑर्डर पास करने पड़ते हैं, वो कुछ सर्टन पावर्स होती हैं कमिश्नर की और बोर्ड की। अंडरस्टैंड? सेक्शन नंबर 36, पावर टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स इन ऑर्डर्स। ठीक है जी। अगर किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर पास किया है, किसी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने किया है, चीफ कमिश्नर ने किया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने किया है, डिप्टी कमिश्नर ने किया है, तो अगर उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक आ जाती है, उसमें कोई एडजस्टमेंट में टैक्स की जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है, किसी भी किस्म की अगर क्लरिकल मिस्टेक है या कोई अदर मिस्टेक हो जाती है, तो उसको, उस ऑर्डर को दुरुस्त कौन कर सकता है? रेक्टिफाई का मतलब होता है ऑर्डर को दुरुस्त करना। पावर टू रेक्टिफाई मतलब दुरुस्त करने की पावर। किस पावर दुरुस्त करने की? किस चीज को? मिस्टेक्स इन ऑर्डर्स, वो वाले ऑर्डर्स जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स ने जो ऑर्डर पास किए हैं उनको दुरुस्त करने की, रेक्टिफिकेशन की पावर्स किसके पास है? तो रेक्टिफिकेशन की पावर्स है फेडरल गवर्नमेंट भी उसको ऑर्डर को ठीक कर सकती है, बोर्ड भी ठीक कर सकता है, और तमाम ऑफिसर्स इनलैंड रेवेन्यू जो हैं वो भी, जिन्होंने वो ऑर्डर पास किया, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अब इसका अगर एमसीक्यूज बनाया जाए मिसाल के तौर पर, कि अगर किसी भी ऑर्डर को रेक्टिफाई करना हो, तो एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शन हो कि कौन अथॉरिटी है जो इस ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकती है, इस ऑर्डर में दुरुस्त कर सकती है। तो आपने कहना जी, आपको ऑप्शन ए दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी दिया जाए बोर्ड, और ऑप्शन सी दिया जाए ऑल ऑफिसर्स, और ऑप्शन डी आपको दिया जाए कि तमाम, ए बी सी डी। तो उसका आंसर है तमाम जो है फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती है, बोर्ड भी कर सकता है, और तमाम ऑफिसर्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल। नंबर 37, सेक्शन नंबर 37 है जी, डिपॉजिट पेंडिंग अपील ऑफ ड्यूटी डिमांडेड और पेनल्टी लेविड।
अब ये सेक्शन आपसे कहता है कि अगर आपने किसी जगह पर किसी हायर अथॉरिटी के पास आप लोगों ने अपील की थी और उस अपील में आप लोगों को जो है फाइन वगैरह पे करना का कहा गया है, या फिर आपके जो अरेयर्स हैं बकाया जात हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, वो आपको कहा गया कि जनाब वो वाले बकाया जात जमा करवा दें, ठीक है, तो वो आपको पेनल्टी पड़ी है या आपका एडजस्टमेंट की टैक्स है, तो इन एवरी केस आप लोगों को वो जो पेनल्टी है या टैक्स है या बकाया जाता है वो आप लोगों को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। सेक्शन 38 है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी, सेक्शन नंबर 38। सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये जनाब तीन लफ्ज हैं आपके सामने। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव का मतलब होता है कोई सेकंड ऑप्शन। मिसाल के तौर पर एक काम आप कर रहे हैं और उस काम के लिए आपके पास एक मेथड अवेलेबल है, उसके अलावा अगर उसी काम को करने का कोई दूसरा तरीका भी अवेलेबल है तो हम कहते हैं कि इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, ये सेकंड मेथड है, इस तरीके से भी काम हो सकता है, ठीक है जी। तो अल्टरनेटिव का मतलब तो हो गया मेथड, सेकंड मेथड दूसरा तरीका। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, किसी भी किस्म का डिस्प्यूट। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब कोई भी ऐसे लोगों का ग्रोह, कोई भी ऐसे लोगों का कमेटी, कोई भी ऐसे लोगों का बेंच जो क्या कर सकते हैं, किसी भी इशू को सुनकर ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको एडीआर भी कहते हैं, एडीआर, ठीक है जी, ये इसकी एब्रीविएशन बनती है एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा बेंच है, एक ऐसे लोगों का ग्रोह है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का एक ये बेंच है, ग्रोह है, जो क्या करते हैं, आप लोगों के मसाइल सुनते हैं और मसाइल को सुनकर फैसला करते हैं। लेकिन आप तो ये पढ़ चुके हैं कि अगर टैक्स से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वो जो है सबसे पहले तो जूनियर ऑफिसर उसके ऑर्डर पास करेंगे, फिर अगर उनके ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जाएंगे तो कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू के पास, सेक्शन 33 आपने पढ़ा कि कमिश्नर के पास अपील में जाएंगे, सेक्शन 34 में आपने कहा कि एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी आप अपील में जा सकते हैं, और सेक्शन 34A में आप लोगों ने पढ़ा कि अगर इन दोनों के खिलाफ अपील करनी हो तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि स्पेशल जज के पास ट्रायल भी हो सकता है, और स्पेशल जज के ऑर्डर को चैलेंज करना हो तो उसके लिए भी आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर आपके पास इतनी रेमेडीज अवेलेबल है, आप इन लोगों के पास अपील में जा सकते हैं, तो फिर आपको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की क्या जरूरत है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये टैक्स पेयर्स को, कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए ये सब काम किए गए हैं। ये तमाम रेमेडीज, ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आप लोगों की फैसिलिटी के लिए बनाए गए हैं कि अगर आप यहां से सेटिस्फाई नहीं होते, यहां से सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। आपने चेयरमैन जो होता है बोर्ड का, बोर्ड के नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है कि जनाब मेरा इशू यहाँ पर चल रहा है, अदालत में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, किसी भी जगह पर आपका इशू चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि जनाब आपने कहना है कि मेरा जो इशू है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में सॉल्व करवा दें। तो काम क्या होगा, जो काम ये वाले इदारे करेंगे कमेटी भी वही काम करेगी। अगर कमेटी आपका मसला हल कर देती है तो फिर इन लोगों को क्या इशू है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपने काम ये करना है कि तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया, सेक्शन 38 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का। अब इसमें कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, कितने दिनों में वो फैसला करेंगे, इसकी ड्यूरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसके जो आपके पास बुक का पेज नंबर ओपन होगा सेक्शन 38 का, ये तकरीबन 1.5 से 2 पेजेस का, इसमें कुछ तफसील लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है। आपने क्या करना है कि आपने इस सारी डिटेल को पढ़ना है। उसमें लॉजिक ये है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट कमेटी कितने दिनों में बनाई जाएगी, बोर्ड कितने दिनों में कमेटी बनाएगा, वो कमेटी कितने दिनों में फैसला करेगी, अगर उतने दिनों में फैसला नहीं करती तो फिर क्या होगा, उसकी कुछ दिन लिखे हुए हैं, 120 डेज हैं, 60 डेज हैं। इसकी सब्जेक्टिव जो है, जो सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, वो आपने पढ़नी है और उसको पढ़कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आए तो फिर आप मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है। अलबत्ता ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से जो डिटेल बताएगी उसमें से एक्सपेक्टेड कोई एमसीक्यूज एक आधा बन सकता है, इसको याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 39, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टेकन बाय कॉपी। ठीक है, जब आप किसी भी ऑर्डर की कॉपी निकलवाते हैं, मिसाल के तौर पर आपको एक नोटिस आ जाता है कि आप लोगों ने 10 दिन के अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास जनाब आप लोगों की पेशी है, टैक्स का इशू है, आपने हाजिर होना है। ठीक है, तो आपको नोटिस आ गया, अब आपने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं मेरा वो इशू कहाँ तक पहुंचा, मुझे तो कमिश्नर के पिछले जो ऑर्डर थे डीसी के वो तो अभी मैंने निकलवाए नहीं, मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं इन चीज़ों का। तो 8-10 दिन या एक हफ्ता अगर आप फोटो कॉपी वगैरह निकलवाने के लिए किसी ऑर्डर की आप कॉपी निकलवाते हैं, वो सदका नकल निकलवाते हैं, अटेस्टेड कॉपी जिसको कहते हैं, ट्रू कॉपी, वो जो आपका 5-7 दिन का टाइम होगा, तो वो अगर जो आप जो टाइम आपको बताया गया कि इतने टाइम में आपको अपील में जाना चाहिए या इतने टाइम में आपको उस इशू के लिए ऑफिसर्स के पास होना है, पेश होना है, तो वो वाला जो आपका कॉपी का टाइम है वो उसमें से निकाल दिया जाएगा। अगर 30 दिन थे और 5 दिन आपने कॉपी में लगा दी तो आपको फर्दर 5 दिन दे दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो डी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें अपील्स भी आप लोगों ने पढ़ी हैं, इसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपने पढ़ा है, हाई कोर्ट का रेफरेंस आपने पढ़ा है। तो इस चैप्टर को लाजमी रिवाइज करें, एक एक लफ्ज को पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आती तो फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने हमारी बुक आप जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि बुक के अंदर आखिरी जो पेजेस हैं, फेडरल एक्साइज एक्ट जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर एमसीक्यूज बनाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके सेट बनाए गए हैं, सेट 1 एमसीक्यू, सेट 2, सेट 3, सेट 4। तो आपने सेट 4 के एमसीक्यूज जो है इस चैप्टर के साथ याद कर लेने हैं। अब इसके बाद हमारा एक आखिरी चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 6। तो टोटल 6 चैप्टर ही थे फेडरल एक्साइज एक्ट के। तो अभी कुछ देर बाद वो चैप्टर भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो आपका फेडरल एक्साइज एक्ट सारे का सारा खत्म हो जाएगा। जैसे ही फेडरल एक्साइज एक्ट खत्म होगा तो आपने पूरे के पूरे एक्ट को रिवाइज कर लेना है। इसके मैंने टोटल 6 लेक्चर्स बनाए हैं, जो कि 6 चैप्टर थे और 6 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। 6 लेक्चर्स को आपने सुनना है, उनको रिवाइज करना है, बुक के ऊपर आपने हाईलाइट करने हैं, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट याद करने हैं। जो एमसीक्यूज मैंने आपको 100 टॉप 100 एमसीक्यूज जो मैंने आपको बुक के अंदर बना के दे दिए हैं वो भी आप लोगों ने याद करने हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि अगर फेडरल एक्साइज में से एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा, इवन कि आप अगर इसमें से एग्जामिनर 10 एमसीक्यूज पूछेगा तो आपके 10 में 10 होने चाहिए, एक एमसीक्यूज भी आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अगर यही वाला काम आप लोग एकेडमीज में जाकर पढ़ते तो आपसे 50-50 हजार फीस लेते, 20-20 हजार आपसे वो फीस जो है वो तलब करते कि इतनी फीस हमारी बनती है, हमें दे दें। ठीक है जी। आप लाहौर से कराची सफर करते, कराची से इस्लामाबाद, बलूचिस्तान के पीके से आप लाहौर आते, इस्लामाबाद आते, वहां पर आप हॉस्टलों पे खर्चे करते, ठीक है, हॉस्टल में रहते, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस होते, 50,000 फीस देते, तो लाखों रुपए आप लोगों का खर्चा हो जाता। मुझे पाकिस्तान से सैकड़ों लोगों ने कॉल मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट्स किए कि सर हम बहुत गरीब लोग हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर वाले में शहरों में जाके हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो भाई आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने मुझे जो है ये मेरी ड्यूटी लगाई, मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि इन लोगों के लिए कुछ करें। तो आप लोगों के मैं ये जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो बात मैंने की है, इस बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि इतनी एनर्जी के साथ जो मैंने आपको पढ़ाया है काइंडली इसको रिवाइज जरूर किया करें। ठीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ा करें, रिवाइज जरूर किया करें, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए, आप अच्छी तैयारी करके अपनी जो एग्जाम है उसमें आप कामयाब हो जाएं, आप लोगों की एलोकेशन हो जाए, फील्ड में आके अपनी जॉब पर बैठ जाएं, आप भी जो है कामयाब हो जाएंगे और फिर आके लोगों की खिदमत करें, लोगों को भी कामयाब करवाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और किसी भी किस्म की गाइडेंस हो तो फिर मेरे नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। इंशाल्लाह हम अपने लास्ट लेक्चर में कुछ देर के बाद हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।